अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम है नकी। आज है 8 जून 2022 और आज की वीडियो में मैं आपसे कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। देखते रहिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कनेडियन इमिग्रेशन ड्रॉज एफएसडब्ल्यू कैटेगरी के लिए रिज्यूम कब से हो रहे हैं। तो आईआरसीसी की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जुलाई 2022 से एफएसडब्ल्यू और सीईसी यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर्स और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी के ड्रॉज रिज्यूम हो रहे हैं। ये बात एफएसडब्ल्यू कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लास्ट ड्रॉ जिसमें उनको शामिल किया गया था वो दिसंबर 2020 में हुआ था। तो 1 साल 7 माह के बाद दोबारा होने वाले किसी ड्रॉ में उनको शामिल किया जा रहा है। इस लिहाज से ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एफ एस डब्ल्यू कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है जनाब कि आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट होती है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने जून जुलाई इस दौरानिए के दौरान पिछले साल यानी जून 2021 या जुलाई 2021 में अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी तो वो अब अपनी एक्सपिरेशन डेट के करीब पहुँच चुकी है। आपको सबसे पहले उसको अपडेट करना है या अगर वो एक्सपायर हो रही है तो नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। अब अगर आपने उसी को अपडेट भी करना है, फॉर एग्जांपल अभी वो एक्सपायर नहीं हो रही, वो मे बी दिसंबर तक वैलिड है, तो फिर भी आपको कुछ चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है और हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब आपको अपनी ईसीए रिपोर्ट को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो वैलिड और अप टू डेट है, क्योंकि वेस्ट से दी गई ईसीए रिपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड होती है और मेरा ख्याल है आई कैस यानी आईसीएएस और आईक्यूएएस भी यही सिमिलर एक्सपिरेशन डेट्स शेयर करते हैं अपनी ईसीए रिपोर्ट्स के साथ। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी ईसीए रिपोर्ट वैलिड है जुलाई 2022 में। दूसरी चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत है वो है आपके आइल्स की रिपोर्ट। जनाब जब आप आइल्स देते हैं तो उसकी रिपोर्ट अप टू 2 ईयर्स वैलिड होती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो आइल्स की रिपोर्ट अटैच की हुई है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्या वो जुलाई 2022 के अंदर वैलिड है या एक्सपायर हो चुकी है। अगर एक्सपायर हो चुकी है तो आपको एक नया आइल्स दे के उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अभी बनाने का मकसद ये है ताकि आपके पास वक्त हो ये सब कुछ करने का। एक और चीज़ जो आपको अपडेट करनी पड़ सकती है वो है आपका जॉब एक्सपीरियंस। हो सकता है आपने पिछले साल अगस्त 2021 में प्रोफाइल क्रिएट की हो, लेकिन अगस्त से लेके अब तक 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो आपको अपना रेज़्यूमे इन टर्म्स ऑफ़ योर जॉब एक्सपीरियंस चेंज करना होगा। हो सकता है आपको उसी कंपनी में एक नया रोल मिल गया हो सकता है आपने कंपनी चेंज कर ली हो, या हो सकता है आप उसी रोल में रहे हों और नई ट्रेनिंग्स आपको मिल गई हों। इन एनी केस आपको अपना रेज़्यूमे अपडेट करना पड़ेगा। और जनाब एक और चीज़ जो आपको अपडेट करनी पड़ सकती है वो है आपकी एजुकेशन। हो सकता है कि पिछले साल जब आपने प्रोफाइल क्रिएट की हो तो उस दौरान आप मास्टर्स कर रहे हों, लेकिन आपकी ईसीए जो है वो बैचलर्स की ही आई हो क्योंकि आपके पास उस वक्त बैचलर्स की डिग्री थी और अब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया हो। और जब आप दोबारा ईसीए करवाएं और मास्टर्स की अपनी ईसीए रिपोर्ट लें तो उसके ज़रिए आपको अपनी एजुकेशन भी अपडेट करनी पड़ेगी और अपने रेज़्यूमे पे भी अपनी एजुकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो आपको अपडेट करनी है। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी जो अपडेट करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो केस स्पेसिफ़िक होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, आपका कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई और सिचुएशन चेंज हो गई, तो वो आपकी केस टू केस सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की और वो एक्सपायर हो गई तो फिर आपको एक नए सिरे से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और उसमें एक वैलिड ईसीए रिपोर्ट और वैलिड आइल्स की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसमें बज़ाहिर तो कोई मसला नज़र नहीं आता, लेकिन जब ड्रॉज किए जाते हैं तो उनकी एक टाई ब्रेकर डेट रखी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने एक ड्रॉ में 4000 लोग सेलेक्ट किए हैं और आखिर में 2 लोग हैं जिन्होंने 8 जून 2021 को प्रोफाइल बनाई थी, तो जिसकी प्रोफाइल पहले सबमिट हुई थी इन टर्म्स ऑफ टाइम स्टैम्प वो कंसिडर होगी और दूसरी प्रोफाइल अगले ड्रॉ तक के लिए रख ली जाएगी। तो उस केस में अगर आप एक दोबारा नए सिरे से प्रोफाइल बनाते हैं तो आपने अपनी वो क्यू में पोजीशन बेसिकली लूज़ कर दी जो पहली वाली प्रोफाइल रखती थी और अब आपको नए सिरे से दोबारा लाइन में लगना पड़ा। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करते और वो एक्सपायर हो जाती है तो फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। एक्सपायरेशन के केस में तो इन एनी केस आपको नई प्रोफाइल बनानी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं तो फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट हो
भी जाते हैं, आप किसी कट ऑफ के अंदर मीट करते भी हैं और आप बड़े खुश होंगे कि मेरा स्कोर तो फॉर एग्जांपल 480 था और इस दफ़ा कट ऑफ 476 का आया तो मैं तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल वो देखेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैंने मेंशन किया है वो अप टू डेट ना हुआ तो। और जनाब एक और अपडेट जो IRCC की तरफ से आई है वो ये है कि 9 जून 2022 से एक नई सेटलमेंट फ़ंड्स लिस्ट जारी की गई है जिसको फॉलो किया जाएगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाके देख सकते हैं। फ़ंड्स की अमाउंट में कोई इतना खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी एप्लीकेशन पे पूरे फ़ंड्स लिखे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पिछले साल $12,920 थे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और आपने $12,920 ही लिखे थे सिंगल एप्लीकेंट के लिए, तो अभी जब वो रिवाइज़ होगी 9 जून के बाद तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी, भले वो अपनी एक्सपायरेशन डेट के अंदर ही हो। तो आपको जाके अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को अपडेट करना पड़ेगा। और इससे जुड़ी है दूसरी बात, वो ये कि हो सकता है आपने जब पिछले साल अपनी एप्लीकेशन बनाई हो तो आपने बैंक में जैसे तैसे करके एक सर्टन अमाउंट जो कि उनको प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे देनी थी वो जमा की हो और उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी हो, लेकिन चूँकि ड्रॉज एक अच्छे खासे अरसे के बाद हो रहे हैं, 1.5 साल से भी ज़्यादा के बाद, तो ऐन मुमकिन है कि IRCC आपसे नई बैंक स्टेटमेंट्स भी तलब करे, क्योंकि उनको भी पता है इतने अरसे में लोग अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सकता है वो उनको अवेलेबल ना हो, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी आपके पास वक्त है कि ये सारे स्टेप्स आप कर सकते हैं। और जनाब अब हम आते हैं उस बात की तरफ जो काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि भाईजान आपके ख्याल में कट ऑफ कितना रहेगा। तो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे ये बात समझानी थोड़ी ज़्यादा आसान होगी। और जनाब अब आ गए हैं हम अब मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और जब भी IRCC कोई ड्रॉ करती है तो उसके बाद वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स के नाम से एक लिस्ट इशू करते हैं उस ड्रॉ के बाद, जिससे पता लगता है कि किस किस CRS स्कोर की ब्रैकेट में रेंज में कितने कैंडिडेट्स हैं। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। देखें जी, मैक्सिमम स्कोर जो CRS होते हैं वो होते हैं 1200 और 600 से 1200, यानी कि इस रेंज में 922 कैंडिडेट्स हैं। अब 600 से 1200 वाली कैटेगरी मोस्टली जॉब ऑफ़र्स या फिर PNP वाली होती है, क्योंकि PNP आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल में इंस्टेंट 600 पॉइंट्स ऐड कर देती है, और आपके अगर 440 पॉइंट्स थे तो वो 1040 हो जाते हैं, और अगर आपके 500 पॉइंट्स थे तो वो 1100 हो जाते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली PNP वाले कैंडिडेट्स होंगे। इसके बाद आ जाती है अगली रेंज जो है हमारे पास स्कोर की, जो 501 से 600 है, उसमें इस वक्त 7637 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और फिर 451 से 500 की कैटेगरी में 54,182 हैं। तो और ये बोल्ड किया हुआ है, और इसके नीचे जो ये रेंजेस दी हुई हैं ये इन सारों का सम है, यानी ये ऊपर वाला फिगर इन सब का सम है, इसी तरह ये वाला फिगर इन नीचे वालों का सम है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक केस बना लेते हैं और उस तरह समझना आसान होगा कि आपके क्या चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। हम एक बंदा ले लेते हैं जिसका स्कोर है जनाब 450, ठीक हो गया। अब 450 है, उसने अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर ली, उसने अपना IELTS भी अपडेट कर दिया, उसने अपना वेस्ट भी अपडेट कर दिया, उसकी प्रोफाइल एक्सपायर भी नहीं होने वाली, उसका रेज़्यूमे भी अप टू डेटेड है, उसकी मैरिटल स्टेटस भी नहीं चेंज हुआ, और उसकी प्रोफाइल बिल्कुल गुड स्टैंडिंग में है और वैलिड है। अब एक बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि ये 922 का फ़िगर या ये 7637 का फ़िगर ये शो नहीं करते कि ये सब FSW कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं, जबकि ये सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर लोग मौजूद हैं। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर PNP के कैंडिडेट्स भी होंगे, उसके अंदर FSW के भी होंगे, उसमें CEC के भी होंगे, और उसमें दूसरे कैटेगरीज़ के लोग भी होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी के तमाम लोग मौजूद हों। तो अगर वो जनाब जुलाई में पहला ड्रॉ रिज्यूम करते हैं, और इस साल IRCC का टारगेट है इस मुल्क में यानी कनाडा में 55,900 इमिग्रेंट्स लेके आने का, यानी 55,900 इमिग्रेंट्स विल बी ब्रॉट टू कनाडा इन 2022, ठीक है, बाय द एंड ऑफ इट। तो ये उनका टारगेट है। अब अगर जुलाई में ड्रॉज रिज्यूम हो रहे हैं तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि अगर उन्होंने 55,900 लोग पूरे करने हैं, और अस्यूम हम ये करते हैं इनकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को बेस बना के कि 2 हफ्ते बाद ये ड्रॉ करते हैं, तो हर ड्रॉ में 3,992 के लगभग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने कैलकुलेट ये पहले किया था, बट 3,992, यानी हम इसको कह लेते हैं रफली 4,000 लोग पर ड्रॉ वो सेलेक्ट करेंगे जब भी साल के एंड तक 55,900 कैंडिडेट्स का टारगेट मीट होगा।
ठीक हो गया। अब अगर उन्होंने हर ड्रॉ में 3,992 या 4,000 लोग इकट्ठे करने हैं, तो अगर एक ड्रॉ होता है, फॉर एग्जांपल हम एक रैंडम डेट उठा लेते हैं, 10 जुलाई 2022 को पहला ड्रॉ होता है और उसके अंदर वो 3,992 लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये 922 तो हो जाएंगे पक्के पक्के। उसके बाद इस 7,637 में रफली आधे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है फिर अगला ड्रॉ, फिर 2 हफ्ते और गुजरेंगे, अगला ड्रॉ आएगा। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स इस कैटेगरी के अंदर बचे होंगे इस रेंज में, वो और फिर अगली रेंज के अंदर से भी बाकी के लोग, इसी तरह करते करते स्कोर नीचे आता जाता है। ये ऑब्वियसली हम अस्यूम कर रहे हैं कि कोई न्यू एप्लीकेशंस नहीं बनी और कोई पुरानी एप्लीकेशंस एक्सपायर नहीं हुई, सारा कुछ कांस्टेंट है, तभी ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल कुछ नए लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही ड्रॉज रिज्यूम होने की न्यूज़ फैलेगी, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने रोक के रखी हुई थी कि यार पता नहीं क्या होगा, वो दोबारा उसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वो एंटर होंगे तो ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो जनाब हम अपने केस की तरफ वापस आते हैं कि एक साहब का स्कोर अगर 450 है और ये पूल ऑफ कैंडिडेट्स कांस्टेंट है, तो इस वक्त वो मौजूद हैं 10,679 मज़ीद कैंडिडेट्स के साथ इस स्कोर रेंज के अंदर 441 से 450 तक, और उनसे पहले सारे लोग क्लियर होंगे तब ही उनका नंबर आएगा। तो हम एक सिंपल जो है कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, हम लगा लेते हैं कि 922 और दूसरी जो कैटेगरी थी उसमें थे 7,637, उसके बाद जनाब 4,011 और उसके बाद 75, 45 और उसके बाद 16,541 और उसके बाद 14,699 और उसके बाद 11,386। तो ये थे टोटल कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त एक शख्स जिसके 450 स्कोर है उससे ऊपर, ठीक है जी। अगर मैं इसको इक्वल करूं तो ये बनता है 62,741। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि टारगेट है IRCC का इस साल कनाडा में 55,900 इमिग्रेंट्स को लेके आने का, और अगर ये आपका स्कोर 450 है तो आपसे ऊपर इस वक्त 62,741 यानी 62,741 कैंडिडेट्स बैठे हैं, जो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऑल साइंस पॉइंट टुवर्ड्स के ये बढ़ेंगे। तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर अगर 450 भी है, जो कि किसी ज़माने में एक अच्छा स्कोर भी हो सकता था, आप उसके बावजूद इस साल कनाडा में आ नहीं सकते, क्योंकि आप उन टोटल नंबर ऑफ़ पीपल में नहीं आते जो इस साल बुलाए जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त स्कोर्स की क्या सूरत हाल है। आई एम श्योर जैसे ही ड्रॉज देन अगेन मैं बता दूं खुलेंगे तो ये नंबर्स ड्रास्टिकली चेंज होंगे। काफ़ी सारे लोग जो कि अभी बैठे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो वेट कर रहे हैं कि यार कुछ कॉन्क्रीट हो, किसी ऊँट किसी करवट बैठे तो हम सोचेंगे हमने एप्लीकेशन बनानी है नहीं बनानी, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने या नहीं करने, वो भी पूल में आएंगे। तो ये नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, बट एज़ ऑफ़ नाउ आप समझ लें कि अगर आप 450 पे हैं तो इस साल आपका आना मुश्किल है। हाँ, अगर हम इसमें से माइनस करने शुरू कर दें, तो अगर मैं 11,386 निकाल दूँ तो फिर हमारे पास एक फ़िगर ऐसा आता है जो कि लगता है कि जिस रेंज तक हम जाएंगे वो होगी 451 से 460। यानी अगर आपके नंबर जनाब CRS स्कोर इस वक्त 8 जून 2022 को 451 से ऊपर है, तो आपके चांसेस हैं कि आप इस साल कनाडा आ सकते हैं, बशर्ते कि ड्रॉज रेगुलरली हों और ये नंबर्स चेंज ना हों। अब एक रूमर जो सुनने में आई है वो ये है कि इसके अंदर IRCC डाउन द लाइन ये भी कर सकता है कि वो सर्टन नॉक कोड्स के ड्रॉज करें और सर्टन नॉक कोड्स के ना करें। यानी एक ही कैटेगरी में FSW की कैटेगरी की ड्रॉ में वो कुछ नॉक कोड्स का ड्रॉ करें और बाकियों का ना करें, बट दैट स्पेकुलेशन, हो सकता है ये हो सकता ना हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ ये सूरत हाल है। तो जनाब ये थी कुछ
कनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी प्रोफाइल अप टू डेट थी, क्या आपने करनी है, उससे रिलेटेड कोई और सवालात अगर आपके हों तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं nakiraza@2020@gmail.com पे, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @naki_is, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालात के जवाब दूँ। अगर मैं ना देख पाऊँ तो माज़रत, क्योंकि समटाइम्स सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं और वक्त कम होता है, तो आपने इसको बुरा नहीं मानना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, समझते हैं कि किसी के काम आ सकती है तो इसको शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।